नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब वक्त खबरों पर विस्तार से बात करने का। सीएम धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बयान दिया है। कहा है कि मुआवजे के लिए एडवांस में 1 लाख रुपए दिए गए हैं और प्रभावितों को 50,000 शिफ्टिंग के लिए दिए गए हैं। मूल्यांकन के बाद पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अंतिम मुआवजे पर बाद में फैसला होगा, लेकिन बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये बातें पत्रकारों से आज अपने संबोधन में कही है आर मीनाक्षी सुंदरम ने, जो कि वही हैं और एड्रेस कर रहे थे वो पत्रकारों को। मुख्यमंत्री के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम। उन्होंने साफ किया है कि इंटरिम रिलीफ के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं और 1 लाख रुपए उसमें एडवांस है मुआवजे का और 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए दिए गए हैं प्रभावित परिवारों को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में जो कीमतें दी गई थी, जो रेट दिया गया था विस्थापन का, वो नहीं दिया जा सकता यहां पर। मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हमारे साथ हैं। लगातार वो हर एक हालात पर यहाँ पर अपडेट भी दे रहे हैं। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं। एक तो 7 जनवरी के बाद आपने बताया कि दरारें नहीं आ रही हैं, इस पर पहले बात कर लें। देखिए, जो पानी की रिसाव आ रही है उसको भी हम लोग रोज मेजरमेंट ले रहे हैं। ये संडे के दिन 570 LPM लीटर्स पर मिनट था और ये लगातार घट रहा था और कल सुबह ये 360 LPM पे पहुंच गया था और कल शाम को ये 250 LPM पे पहुंच गया है। ये एक अच्छा संकेत है और उसके साथ साथ 7 जनवरी के बाद जो दरारें नहीं आई है वो भी एक अच्छा संकेत है। नई दरारें नहीं आई है, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्थिति स्टेबल हो रहा है। अच्छा सर, राहत पैकेज जो 1.5 लाख रुपए हैं वो किस तरीके से उसे दिया जाएगा? 50,000 रुपये शिफ्टिंग, और एक सवाल मेरा इसमें ये भी रहेगा कि क्या सभी लोग जो डेंजर जोन में हैं उनको शिफ्ट करना अनिवार्य तौर पर किया जाए? कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जाना चाहते। जितने मकान में लाल निशान लगे हैं उन मकानों में दरार बड़े खतरनाक तरीके से है। उनकी संख्या 87 है, तो इन 87 परिवार को तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो 723 का नंबर है वो हल्के दरारें हैं और डेंजर जोन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरारें नहीं हैं। तो लेकिन जो 50,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं। वो सभी लोग जो 723 मकान हैं वो सुरक्षित जगह पे चले जाए, असुरक्षा पैदा होने तक वेट ना करें। अंतिम सवाल है, जो 2 होटल जिन पर शुरुआत होनी है उनके बाद भी क्या और जगह जो मकान है जो उन पर भी इस तरीके की वहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। केवल 2 होटल है, वो भी इसलिए डिसमेंटल कर रहे हैं कि वो अगल बगल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्क बन गए हैं। बाकी जब बातचीत के दौरान कई ऐसे भवन स्वामियों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि हमारा भवन डिसमेंटल कर दिया जाए, तो उनको कहा है कि अगर आपका ये अनुरोध है तो आप लिख के हमें दे दीजिए। जो लिख के दे रहे हैं भवन स्वामी, उनका हम लोग डिसमेंटल करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, जिन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, जोशीमठ। और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल पहुंचे हैं जोशीमठ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है उन्होंने। सुनील और मनोहर बाग क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है और प्रभावित परिवारों से मिले हैं। रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, और वो देखिए कैसे प्रभावित लोगों से मिले हैं। जो प्रभावित परिवार हैं उनके लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। जोशीमठ पहुंचे हैं। हरिद्वार से सांसद है फिलहाल बीजेपी के, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने स्वयं कर दी पहले है इसकी जो स्वयं कर दी सारी का आप परेशान अभी व्यवस्था ताकि तुम आप परेशान हो कर लो, ठीक है ना? हम लोग परेशान नहीं। इसी बीच जोशीमठ आपदा पर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने बड़ा बयान दिया है। प्रकृति और हिमालय को समझना होगा, सरकार को इसके लिए प्लान बनाने होंगे। आने वाले समय में दरारें भर भी सकती हैं। हम लोगों को भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, पहाड़ की सीमाओं को समझना होगा, ये कहना है पर्यावरणविद अनिल जोशी का। क्या लगता है आपको, ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे, और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है। कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय, और इसमें
एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है। जहां जहां पहाड़ों में नदियां हैं वो किसी ना किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, अड़मट यहाँ से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहां धसाव देखा है और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण यह है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स है ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। या बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूँ। ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में ये है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें ये समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। हम जब भी कोई कार्य करें, विकास करें, वो चाहे कोई भी तरह की योजनाएं हो, वो सड़क बन रही हो या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवनेस होती है उसको धीमी गति से होना चाहिए, पहाड़ की शैली को समझते हुए होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमने निश्चित रूप से विकास के लिए भी तो बनाया था, वरना तो हम नहीं केवल राज्य मांगे। पर शैली क्या हो, अभी सवाल प्रोसेस का है, डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत और बहस होनी। ये बड़ी बात आपने कही कि विकास हो, लेकिन किस तरीके से हो, उस तरीके पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं और प्रकृति के अंतर उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन ये भी तय है कि आने वाले समय में ये भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझें और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो कोशिशें हैं कि इसे इवैक्यूएट किए जाए, सरकारों को संवेदनशील इस पे होना चाहिए ताकि जो लोग विक्टिम है उसके ऊपर मुझे पता चला है कि कार्य भी हो रहा है। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, वो समझ बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावल। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इस बीच में बड़ा बयान दिया है। सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। 80 करोड़ लोगों की सत्ता के केंद्र पर आज खतरा है। मकानों को तोड़ा जा रहा है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। ये बयानात हैं करण महारा के। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता भी जोशीमठ पहुंचे हैं और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पे जोशीमठ को लेकर के अपनी तमाम सारी रिपोर्ट को केंद्रीय आला कमान को सौंपेंगे। हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं। महाराज, सबसे पहला सवाल ये है कि जोशीमठ आप हो करके आए हैं, क्या स्थिति को आपने देखा है और यहाँ किन किन से मुलाकात करके आप वहाँ की स्थितियों के बारे में बताएंगे? भयानक मंजर है, देखने लायक नहीं है। टीवी में और जो हम रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उसमें वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हकीकत वहाँ जाके आप देखिए, दिल दहलाने वाला स्थिति है। 30,000 के आसपास जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, उनकी छतें उनसे छिन जाएंगी ऐसा लगता है। और एक बड़ी संस्कृति जिसका हज़ारों वर्षों का इतिहास है वो ख़त्म होने के कगार पे जोशीमठ पे है। मैं आज यहाँ आया हूँ, जोशीमठ हम रहे। हमने सबसे पहले प्रीतम सिंह जी को टीम के साथ वहाँ भेजा था जाँच करने के लिए। उसके बाद हरीश राव जी गोदियाल जी और अनुकृति गोसाई वहाँ रही। मैं स्वयं वहाँ रात्रि विश्राम किया और कल परसों रात मैं
2 बजे जोशीमठ से वापस लौटा हूँ। वहाँ की स्थितियाँ बड़ी भयानक हैं और हम लोग कल फिर मुख्यमंत्री से मिले, आवास में उनके धरना प्रदर्शन भी किया और शाम को हमको मिलने का समय मिला, जो हम 6 तारीख से मांग रहे थे। समय आपदा के समय में मुख्य विपक्षी दल को समय नहीं दिया गया, तो धरना भी हमने कल किया और उसके बाद 6 बजे शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। और आज मैं यहाँ दिल्ली हूँ और हम आदरणीय देवेंद्र यादव जी से मिल रहे हैं और खड़गे जी से हम मिलेंगे और जो भी सूचनाएं इन्होंने मांगी हैं उनको हम आज दे रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी ने प्रेस भी की थी और आदरणीय देवेंद्र यादव और हमारे पवन खेड़ा जी ने दिल्ली से ICC से प्रेस की और उसमें उन्होंने सारे पक्ष रख दिया था जो वहाँ हुआ। हम लोगों ने भी फ़ोन से सारी बातें बता दी थी, लेकिन सरकार कतई जिम्मेदारी से काम वहाँ नहीं कर रही, यही हम आप सबको बताना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री से आप लोगों ने क्या डिमांड की और उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया? मुख्यमंत्री जी से हमने कहा एक तो इसको आपदा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसको घोषित किया जाना आवश्यक है। हमने ये भी कहा कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि उनकी केवल घर ही नहीं टूटे, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, एक बड़ी संस्कृति ख़त्म हुई है। और हमने ये कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जैसे 76 लाख रुपये पर नाली के हिसाब से वहाँ सेटलमेंट किया गया था, उसी तरीके का सेटलमेंट यहाँ जोशीमठ में भी होना चाहिए। बद्रीनाथ भगवान 6 महीने बद्रीनाथ में रहते हैं और 6 महीने जोशीमठ में रहते हैं और लोगों का बड़ा कारोबार है। और ठीक बद्रीनाथ से पहला पड़ाव यह है जहाँ लोगों को, जहाँ से होते हुए ही लोग बद्रीनाथ पहुँचते हैं। और लखनऊ में सीएम योगी आज निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो रही है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दावा किया कि सरकार 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे निवेश क्रांति यूपी में लाई जाए। और इसीलिए फरवरी महीने में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं और अब अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। लखनऊ में आज रोड शो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो रोड शो हो रहा है इसके जरिए किस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। जसवंत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की है कि निवेश यूपी में लाया जाए, एक अच्छी पहल नजर आ रही है क्योंकि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। आज लखनऊ में रोड शो का क्या मकसद इसका है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसी के लिए मंत्री समूह विदेशों में गए, जहाँ से 7 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे साधु संतों ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से सामाजिक समरसता बढ़ेगी, धर्म और जाति की दीवारें टूटेंगी। महाराज जी, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने जो ये बात कही है कि 1000 साल से हिंदू समाज जो है लगातार यातनाएं झेल रहा है, युद्ध झेल रहा है, ऐसे में उसकी जो आक्रामकता है वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है, इससे सहमत हैं आप? देखिए, आक्रामकता जो है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि हिंदू समाज आक्रामक है और एक वर्ग को सताता है, ये गलत है। हिंदू समाज तो संघर्ष करते आया है, मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों तक संघर्ष किया है और संघर्ष ही हिंदू का एक उद्देश्य बन गया है अपने को स्वतंत्र रखने के लिए।
अब उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटती है सामाजिक जिससे थोड़ा वैमनस्य पैदा होता है, लेकिन हिंदू समाज किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए आक्रामक नहीं है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर जितने जितने कुठाराघात पहले से होते रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया है। जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए विश्वास, एक ऐसी परंपरा में जो सरकार को लेकर के चल रहा है, वो सब कुछ अपने आप में बताने देने के लिए काफ़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सरकार इस पंथ में है कि किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय, किसी को भी किसी भी प्रकार का कुठाराघात उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, परंतु प्रत्येक का संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व है और सरकार इसका पालन कर रही है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रमुख बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको ये भाव छोड़ना होगा कि हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना होगा, यानी एक बराबरी का भाव अपने मन में आना चाहिए। ये बात सही है, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली बात। भारत में मेरा मानना है कि भारत में जो भारतीय मुसलमान हैं वो आज भी सभ्य और मर्यादित हैं। कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, जैसे नारा देने वाले की सरतन से जुदा फलाना ढिमाका, ऐसे जो तत्व हैं उसके लिए हिंदू को भी और मुसलमान को भी एक होकर ऐसे अराजक तत्वों से लड़ने की जरूरत है और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। महाराज चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि राज्य निवेश का हब बनने जा रहा है। उनका दावा है कि यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है और ऐसे में निवेशक निवेश करने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। ये केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शानदार कानून व्यवस्था की वजह से इन्वेस्टर्स, निवेशक आने को तैयार है। देखिए क्या कह रहे हैं। यूपी सरकार की कोशिश है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में होने जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो खुद विदेश दौरे पर गए थे और काफ़ी जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो मिले हैं। सर, ये जो आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब 17 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी यूपी एक निवेश का हब बनने वाला है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश, पहले तो मैं पूरी दुनिया में अगर कहूँ कि भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, और उस डंके के कारण से आज भारत में जो दुनिया का किसी भी देश का निवेशक है वो भारत आना चाहता है, और भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश को अपना सबसे उपयुक्त स्थान, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार ढंग से हमारी निवेश को लेकर के नीतियां बनी हैं, जो कानून व्यवस्था अच्छी है, जो निवेशक पहले आए हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, वह सब कई चीज़ें उसके साथ काउंट करता है, जिसके कारण से दुनिया भर का निवेशक आज भारत में और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश लेकर के आएंगे। आज वो आंकड़ा पीछे छूट रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्साह के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आंकड़े बहुत आगे बढ़ जाएं और उत्तर प्रदेश में निवेश का अंबार लग जाए, रोजगार का अंबार लग जाए। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में, क्योंकि जहाँ कोई भी निवेशक आता है, उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता भी मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ उत्पादन करो तो उपभोक्ता भी हैं। जहाँ कोई उत्पादन करना है, यहाँ उपभोक्ता नहीं है, तो उनको जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो मैन पावर भी यहाँ उनको कम कीमत पर उपलब्ध रहती है और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की करने का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज लखनऊ में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना हो गया है। और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। भाजपा में बदलाव पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को बहुत जल्द पूरा करेंगे, ये कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। हर एक स्तर पर पार्टी में बदलाव होगा। प्रदेश, क्षेत्र, मंडल, जिले की हर टीम में बदलाव होगा। प्रदेश पदाधिकारियों को भी बदला जाएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। ये बड़ा बयान भूपेंद्र चौधरी का। बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं
संगठन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश क्षेत्र मंडल जिले के हर टीम में बदलाव होगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों को बदला जाएगा। भूपेंद्र चौधरी का बयान। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस बारे में। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बड़ा बयान है, कब शुरू होगा ये सब? संगठन में बदलाव किया जाएगा, प्रदेश संगठन में बदलाव होगा। खुद आज एबीपी गंगा से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पुनर्गठन होगा पार्टी में और हर स्तर पर होगा। यानी प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश में जो मंत्री हैं, प्रदेश में जो उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश में जो महामंत्री हैं, उनको बदला जाएगा। फिर जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं उनको बदला जाएगा, जो हम कहें क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको बदला जाएगा, फिर जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, मंडल अध्यक्ष और वार्ड तक के जो बूथ तक के लोग हैं उनको भी बदला जाएगा। यानी बड़ा बदलाव होगा बीजेपी संगठन में और 2024 के लिहाज से ये बदलाव होगा। पूरी नई टीम बनकर तैयार होगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। हमने खुद पूछा, हमने कहा कि जो लोग मंत्री भी हैं वो प्रदेश की टीम में भी हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर बीजेपी हमेशा चलती रही है और जाहिर सी बात है जो सरकार में चले गए या फिर कुछ ऐसे जिला अध्यक्ष जो एमएलसी बन गए या फिर कुछ ऐसे मोर्चों के अध्यक्ष जो विधानसभा या विधान परिषद पहुंच गए, तो उनको तो जरूर उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यही है कि 2 दिन दिल्ली में बैठक है 16 और 17 तारीख को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये हर स्तर पर बदलाव होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। क्रूज से 3200 किलोमीटर की नदी यात्रा को पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। देश में बने गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। 18 कमरों वाले इस क्रूज में वो सारी लग्जरियस सुख सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में मौजूद रहती हैं। गंगा विलास क्रूज में रेस्टोरेंट, स्पा, जिम और 3 सनडेक मौजूद हैं। ये क्रूज में ओपन स्पेस, बालकनी, सैलून, मेडिकल रूम, स्टडी रूम और लाइब्रेरी भी मौजूद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।